चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम। देखते हैं कितनी फास्ट हम लोग इसको कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पे अपने शेयर जो रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। कैसे फॉर्म में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम या फिर डिपॉजिटरी। ठीक है, तो पहले के समय क्या होता था? शेयर्स आर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। तो उसके बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स है कि वो फिजिकल फॉर्म में जब उसको हम संभाल के रखते थे तो बहुत सारे उसमें क्या थे? रिस्क इन्वॉल्व थे और डिसएडवांटेजेस थे। पहले एक बार वो पढ़ लेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म। पहला क्या है? रिस्क। फर्स्ट क्या है? रिस्क। अब रिस्क किस किस चीज का हो सकता है? रिस्क कैन बी लॉस, मतलब शेयर्स पेपर कैसे हो सकते थे? गुम सकते थे। लॉस, डैमेज, टर्न मतलब फट सकते थे। स्टोलन, चोरी हो सकते थे, या फिर मिसप्लेस, इधर उधर कहीं भी गुम सकते थे। ये रिस्क तो था ही था। साथ में और क्या था? इफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। मान लो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम गया है और अपन को दूसरा निकलवाना है सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या लगता है? टाइम एंड इफर्ट्स एंड मनी। तीसरा क्या प्रॉब्लम था उसमें? डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें क्या था? अगर कंपनी ने शेयर अपन को अलॉट कर भी दिए तो जब उसको अलॉटमेंट किए हुए बंदे को वो शेयर सर्टिफिकेट मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, उसको बोलते डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम था? डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। मान लो ए है, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? मान लो बी को। तो जब ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस थी, क्योंकि ए के पास पड़े हुए शेयर कहाँ जाते थे? वो बी के पास। अभी तो क्या इलेक्ट्रॉनिक में फट से बटन दबा दो, ट्रांसफर की उसके नाम पे चले जाएंगे, लेकिन पहले ये पोस्ट के माध्यम से जाते थे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगती थी। फिर नंबर 5 क्या? रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, मतलब कि अपन किसी और को भेजते थे, किसी और को वो मिल जाते थे, है ना। डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टर्न फॉर एक्सेट्रा क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्या किसकी जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का उसी को क्या बोला जाता है? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर के लिए? और लॉन्ग आंसर भी इसका आ सकता है। किसको बोलते हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसे इसको होल्ड करके रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ट्रांसफर एंड सेटलमेंट भी कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। पहली बात क्या समझ में आई कि सिक्योरिटी कैसे रहती है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट भी कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है? शेयर होल्डर का अकाउंट मेंटेन करता है। क्या करता है? अकाउंट मेंटेन करता है। और उस अकाउंट से शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं, डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हैं और बोनस शेयर भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। इसको क्या बोल सकते हैं? और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। किसको? डिपॉजिटरी सिस्टम को ही क्या बोलना है? स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम देखते हैं कि कितनी डिपॉजिटरी है और डिपॉजिटरी एक्ट पास कब हुआ इंडिया में। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनने वाला है कि डिपॉजिटरी एक्ट कौन सा? 1996। ध्यान रखना, पीछे ऑब्जेक्टिव है। डिपॉजिटरी एक्ट कब बना है? 1996। ओके, और कौन कौन से 2 डिपॉजिटरीज इंडिया में? एक तो है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। और नीचे ये जो आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है बैंकिंग सिस्टम में और डिपॉजिटरी सिस्टम में सिमिलैरिटी, क्या समानता है दोनों में। किसमें किसमें? डिपॉजिटरी सिस्टम में और बैंकिंग सिस्टम में। देखते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है? इट कीप द सिक्योरिटी सेफ। यहाँ पे कौन सेफ रहता है? सिक्योरिटी। और यहाँ पे कौन सेफ रहेगा बैंकिंग सिस्टम में? मनी सेफ। दोनों में समानता है ना। यहाँ पे कौन सेफ्टी से है? सिक्योरिटी। और यहाँ पे कौन सेफ है? मनी। सेकंड, सिक्योरिटी आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग अ यूनिक आईडी। यहाँ पे क्या रहेगा? यूनिक आईडी नंबर रहेगा। और यहाँ पे क्या रहता है? अकाउंट, यूनिक अकाउंट नंबर। सभी के बैंक अकाउंट नंबर अलग अलग है ना, वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट सिस्टम में क्या रहेंगे? सबके आईडी कैसे रहेंगे? अलग अलग। दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। यहाँ पे आईडी नंबर, यूनिक आईडी, यहाँ पे यूनिक अकाउंट नंबर। नंबर 3, देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी। फिजिकल हैंडलिंग है क्या? यानी कि अपन को संभालना है क्या शेयर्स को? नहीं, फिजिकली हैंडल करना नहीं। और यहाँ पे भी फिजिकली हैंडल करना नहीं। क्या चीज? मनी हैंडल नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन अकाउंट्स इज डन। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं हम यहाँ पे, यस, वेरी इजीली। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फंड्स को भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 4 सिमिलैरिटीज हमने देख ली किसमें? डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी। क्यों इंपॉर्टेंट है डिपॉजिटरी? पहला क्या है? इट एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है दूर करना। क्या होता है? दूर करना। किसको दूर कर रहे हैं? किसको दूर कर रहे हैं? इट एलिमिनेट ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। पेपर वर्क को तो पूरा तरह से क्या हो गया है? दूर हो गया है। क्या हो गया है? पेपर वर्क, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क दूर, इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, सब मतलब पहला क्या लिखोगे इसमें? इट एम्स एट एलिमिनेटिंग द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क।
सेकेंड, इट ऑफर द पेपरलेस ट्रेडिंग। कैसा हो रहा है इसमें? पेपरलेस। अच्छा मान लो मेरे पास कुछ शेयर्स है, मुझे किसी को बेचना है, तो क्या मुझे पेपर वो शेयर को देना पड़ेगा किसी को? क्या 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 मुझे नोट भी देना पड़ेगा? नोट भी तो क्या है? पेपर है ना। और शेयर सर्टिफिकेट भी क्या है? पेपर है। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा? पेपरलेस। ना तो नोट पेपर फॉर्म में, ना तो शेयर पेपर फॉर्म में। कैसा हो जाएगा? पेपरलेस ट्रेडिंग हो रही है। नंबर 3, इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी। समझाने की जरूरत है कि ना तो मुझे स्टोर करना है, ना तो मुझे हैंडल करना है। नेक्स्ट, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल। ना तो उसकी कॉस्ट लग रही है, देखो अगर मैं शेयर सर्टिफिकेट छपवाऊंगी तो कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट भी बच गया और उसका मेहनत भी बच गया। ठीक है, अब उसके बाद है बेनिफिट्स एडवांटेजेस। क्या है? तो यहाँ पे 3 चीजों के लिए अलग अलग बताया है, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। 3 लोगों के लिए अलग अलग, इन्वेस्टर के लिए अलग है, उसके बाद में कंपनीज के लिए अलग है। ठीक है, तो देखते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है क्या डिपॉजिटरी सिस्टम। अब तुम लोग थोड़ा अपने मन से दिमाग लगाओ, तुम लोग इन्वेस्टर्स हो, क्या हो? और तुम्हारे को अभी डिपॉजिटरी सिस्टम मिल रहा है, तुम्हारे लिए कैसे वो फायदेमंद है बताओ? क्या तुमको फिजिकली संभालना पड़ेगा शेयर्स, है ना? और क्या? और सेफ रहेगा, और घूमने का, फटने का, चोरी होने का डर रहेगा क्या? फिजिकली हैंडल करना पड़ेगा क्या? ट्रांसफर वगैरह वगैरह करना तो करना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज को ना पहले अगर अपने मन से इमेजिन करो कि यार सच में अपने लिए क्या फायदा उसके लिए, है ना? तो देखते हैं सबसे पहले किसके लिए बताया उसने एडवांटेजेस। इन्वेस्टर के लिए। पहला, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। एलिमिनेशन मतलब दूर हो जाना। क्या दूर हो गई है? रिस्क दूर हो गई है। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, मेंटेन, मल्टीनेशनल बैड डिलीवरी एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड ये वर्ड ध्यान रखना, कौन सा वर्ड है? मतलब दूर होना। ठीक है, या ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? सेफ्टी। इसमें आपके शेयर्स कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? है ना, कि अनसेफ रहेंगे? अगर आप अपने लॉकर में रहोगे तो सेफ है कि अनसेफ है? अपने अकाउंट में, अपने अलमारी में संभाल के रखोगे तो चोरी होने का डर तो भी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अपने लिए कौन बैठा हुआ है? सेबी। सेबी इज द मॉनिटर। सेबी क्या मॉनिटर करता है? पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम को वो मॉनिटर करता है। ठीक है, और उसमें हमको फ्रीज और लॉक मोड भी जैसे अपने पास रहता है ना, जैसे अपन पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो अपने पास वो नंबर रहता है ना, यस नो, वो कोड वर्ड रहता है कि नहीं रहता है? कोड, वो अपने लिए कैसा काम करता है? सेफ्टी का काम करता है। वैसे यहाँ पे भी क्या रहेगा अपने लिए? सेफ। नंबर 3 क्या है? इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट एक बटन हमने क्लिक किया और हम इजीली उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर। उसके बाद में उसका टाइम भी बच गया हमारे पास में, किसका? ट्रांसफर का टाइम भी बच गया, यस नो? नहीं तो पहले क्या होता? ट्रांसफर करने के लिए वो स्टैम्प पूरा एक डीड बनानी पड़ती थी, एग्रीमेंट बनानी पड़ता था, उसको बनाओ, साइन करो, स्टैंपिंग लो, फिर उसको पोस्ट से भेजो, तब फिर पैसे लो, इतना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी जस्ट क्या करना है? बटन क्लिक करना है और ट्रांसफर हो जाएगा। तो इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्या है? अपडेट्स एंड इंटीमेशन। जैसे अपन को मोबाइल में पेमेंट करते हैं तो फटाफट आ जाता है ना, दिस मच इज डेबिट, और इतना इतना क्रेडिट हो गया है, तुरंत आता है ना, और अभी करंटली इतना बैलेंस बचा है। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या मिलता है? अपडेट एंड इंटीमेशन। तुरंत क्या मिल जाता है? अपडेट कि कितने आपने होल्ड करके रखे, कितने सेल किया, किसको सेल किया, कब किया, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपको कैसे कहाँ पे मिलती है? बैंकिंग सिस्टम। तो हमको क्या मिल जाता है? अपडेट्स एंड एलिमिनेशन। नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। अगर आप लोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, और आपके पास शेयर्स कैसे पड़े? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आप उसके अगेंस्ट में कैसे ले सकते हैं? लोन। नंबर 6, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। लॉट वाला कंसेप्ट यहाँ पे टोटली क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, क्योंकि सिस्टम कैसा हो चुका है? पूरी तरह से डिमेटेलाइज। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है ना। कौन कौन क्रेडिट होगा इसमें? डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह आपके अकाउंट में अपने आप क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमने क्या देखा? बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी टू इन्वेस्टर्स। पहला कौन कौन सा उसको इन्वेस्टर को था? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। सेकंड, सेफ्टी, क्योंकि अपना अकाउंट कैसे रहेगा? फ्रीज और लॉक मोड में अपन कर सकते हैं। ठीक है, इजी ट्रांसफर, अपडेट एंड इंटीमेशन। उसके बाद में सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। उसके बाद में नो कंसेप्ट ऑफ लॉट, नॉमिनेशन फैसिलिटी, ऑटोमेटिक क्रेडिट। अभी 4-5 पॉइंट तो आप लोग अपने मन से भी बना के लिख सकते हो ना। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी के लिए भी फायदेमंद रहा ये क्या? डिपॉजिटरी सिस्टम आने। पहला क्या रहा? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। कंपनी को क्या मिल जाती है? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कि भैया अभी मेरा नाम किसके शेयर के, मेरा शेयर
किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो किसको जानकारी मिल जाती है, कंपनी को। रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड इफर्ट, अब कंपनी को तो सर्टिफिकेट छपाना ही नहीं, ना तो उसको कॉस्ट लग रही है, ना तो उसके लिए मेहनत लग रही है, ना तो उसके लिए टाइम लग रहा है। क्लियर? यस नो? नेक्स्ट, बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशन, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो गई, सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो इनके बीच में कोई मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, किसके बीच में, कंपनी और इन्वेस्टर, ऐसा कोई सवाल ही नहीं रहा, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशन। एंड नेक्स्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑनलाइन अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपन लोग क्या कर सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं, तो कैसे इन्वेस्टर मिल जाएंगे कंपनी को भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। क्लियर? यस नो? हाँ, अब उसके बाद में ये एक बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या होता है? किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन? डिपॉजिटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है पार्थ? द डिपॉजिट। सबसे पहले कौन है? डिपॉजिटरी खुद डिपॉजिटरी है, किसमें? डिपॉजिटरी सिस्टम में। उसके बाद कौन है? डीपी, उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर बेनिफिशियल ओनर मतलब कि इन्वेस्टर, और उसके बाद द इश्यूअर कंपनी मतलब कि कंपनी, ये इन्वेस्टर है और ये कौन है? कंपनी। और सबसे पहले कौन आया है इसमें? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर और द इश्यूअर कंपनी। ये चार चीजों से मिलकर के क्या बना हुआ है? डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से बताओ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर एंड कंपनी। ठीक है, तो क्या डिपॉजिटरी के बारे में क्या लिखा है वो हम लोग देखेंगे। डिपॉजिटरी है एक्चुअली में क्या? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये? like the central bank where the securities are held in the electronic form। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक, एंड यहाँ पर क्या होता है? शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन सच एज सिक्योरिटी इन सच सिक्योरिटी। अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि हमने देखा ना अभी, डिविडेंड कलेक्शन, इंटरेस्ट कलेक्शन, बोनस इशू, राइट इशू वगैरह वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, सेफ्टी वगैरह, सब चीजें ये क्या कहलाएंगी? अदर रिलेटेड सर्विसेज, ये भी प्रोवाइड करता है हमको डिपॉजिटरी। थर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये ऑब्जेक्टिव बनता है भैया एक नंबर के लिए, कि सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिपॉजिटरी। कौन? अगर सेफ्टी से नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? डिपॉजिटरी। उसके बाद देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस बिटवीन इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। हाँ, ये ध्यान देना, ये जो डिपॉजिटरी है और ये जो बेनिफिशियल ओनर है, ये डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं क्या? ये जो इन्वेस्टर है, ये बेनिफिशियल ओनर है, डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कनेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही तो ये डिपॉजिटरी से डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। बीच में कौन इन्वॉल्व रहेगा? हमेशा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे LIC का नाम सुना है आप लोगों ने? किसका नाम सुना हो? तो हमें ये देखो, जैसे ये मान लो ये LIC है, ये LIC का एजेंट है और ये अपन लोग है, बराबर। तो अपने पास इसका मालिक आता है क्या? कि वो कंपनी खुद चल के आती है? कौन आता है अपने पास? एजेंट। तो अब अपन जो है बेनिफिशियल ओनर किससे कनेक्टेड रहेंगे? एजेंट से। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी का एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। कौन है? इसलिए डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट होंगे नहीं, बीच में हमेशा कौन रहेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, there is no direct access of investor with the depository। समझ में आई? It work as a link between company and investor। ये किसके और किसके बीच के लिंक है? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कौन है? डिपॉजिटरी। क्लियर? अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अब सेकेंड थिंग है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपी। सबसे पहले देखो क्या लिखा है? इट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो हमने देखा ही था ना, डिपॉजिटरी का एजेंट कौन है? डीपी। डीपी इज द रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। डीपी ऐसी कोई मुंह उठा के डीपी नहीं बन जाता है। डीपी कौन बनेगा? जो सेबी से रजिस्टर्ड है। कौन बनेगा? वही क्या बनेगा? डीपी बनेगा। इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी एक्ट। अब सेबी एक्ट ने उसको, सेबी रेगुलेशन 1996 ने जो भी उसको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, वो कौन एंजॉय करेगा? डीपी। बस इतना लिख दोगे कि डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट। ठीक है। नंबर 3, इट इज इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी। डीपी को कौन अपॉइंट करेगा? डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी का एजेंट है ना डीपी। तो कौन अपॉइंट करेगा भैया डीपी को? डिपॉजिटरी। नंबर 4, डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। जस्ट अभी आपको मैंने एग्जांपल में समझाई ना यहाँ पे कि किसके और किसके बीच में लिंक है डीपी। डीपी किसके और किसके बीच में लिंक है? डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
DP act as a link between depository and the investor. Number 5, it directly deals with the customer. Directly कौन डील करता है? DP से. DP से कौन डायरेक्टली, मतलब DP किससे डील करता है? कस्टमर. डिपॉजिटरी इन्वॉल्व नहीं होता भैया, कौन इन्वॉल्व होता है? DP. इट सेंड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वगैरह वगैरह. इट फंक्शन लाइक ए सिक्योरिटी बैंक. इट फैसिलिटेट डिमेटलाइजेशन. और भी चीजें लिखी हुई है, फटाफट देख लेते हैं उसको. इट क्रेडिट सिक्योरिटी एट द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू. इट हैंडल द इंस्टेंट ट्रांसफर. जैसे अपना एजेंट काम नहीं करता क्या, अपन से पेमेंट लेगा फिर वो जाके जमा कराता है कि नहीं? LIC का एजेंट करता है कि नहीं करता? वैसे ही सेम, ठीक है. उसके बाद में इट सेटल द ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली वगैरह वगैरह वगैरह. DP मेंटेन द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी. उसके बाद में DP एज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो DP के बारे में 5 से 6 लाइन लिख लोगे आप लोग? यस नो? देखो इसमें ना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं. या तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा कि डिपॉजिटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करो. क्या बनेगा क्वेश्चन? ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी पूछे तो आपको ऐसा बना के ऐसे 4 ऐसे एरो निकालना पड़ेगा और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा. लेकिन 2-2 नंबर के भी बन सकते हैं कि DP क्या, डिपॉजिटरी क्या होती है वो बताओ. अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा तो 3-4 पॉइंट ये लिख देने का. फिर अगर इसको 2 नंबर के लिए पूछे तो 4-5 पॉइंट्स इसके लिख देना. फिर बेनिफिशियल ओनर कौन है? हु इज बेनिफिशियल ओनर? किसको बोला गया? इन्वेस्टर को. किसको बोला गया है? यस, तो BO इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी हु हैव अवेल. जिसने सर्विस ले रखी है किसकी? DP की. जिसने सर्विस ले रखी है वही कौन है भैया? बेनिफिशियल ओनर. या फिर इन्वेस्टर कौन है? बेनिफिशियल ओनर. नेक्स्ट, BO इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट बेनिफिट इन सब्जेक्ट टू लायबिलिटी विद द रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी हेल्ड बाय BO को क्या मिल चुके हैं? कुछ राइट्स मिले हैं, कुछ बेनिफिट मिले हैं और कुछ लायबिलिटीज भी उसको मिली है. Number 3, the BO can also be called as client of depository and DP. BO मतलब इन्वेस्टर किसका क्लाइंट है? डिपॉजिटरी का भी क्लाइंट है और DP का भी क्लाइंट, यानी LIC का भी क्लाइंट है और LIC एजेंट का भी क्लाइंट है. कौन? बेनिफिशियल ओनर. BO और क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट. अच्छा, क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. क्या ओपन करना पड़ेगा? वो भी किसके साथ में? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में. उसके बाद में BO इज गिवन है यूनिक अकाउंट नंबर. उसको क्या दिया जाएगा? यूनिक अकाउंट नंबर से वो अपने शेयर्स को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, अपने अकाउंट को आइडेंटिफाई करता है. नेक्स्ट क्या है? इशूअर कंपनी. कंपनी कौन है? जो शेयर इशू कर रही है वो कौन है? इशूअर कंपनी. इट मीन्स अ कंपनी विच हैज इशूड द सिक्योरिटी विच आर डीमेटेरियलाइज. इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी. जिसने अपने शेयर को डीमेटेरियलाइज कराई है वही कौन है? इशूअर कंपनी है. अब ये देखते हैं फटाफट क्या होता है डीमेटेरियलाइजेशन. द प्रोसेस, ये ZATION लग गया ना. डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस. किसकी प्रोसेस है? फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस. उसको क्या बोलेंगे? डीमटेरियलाइजेशन. और उसमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म. कौन सा फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म क्या है? DRF. क्या है? उसका अपोजिट क्या है? रीमटेरियलाइजेशन. मतलब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या में कन्वर्ट होंगे? फिजिकल फॉर्म में. उसको बोलते हैं RRF फॉर्म भरना पड़ेगा. क्या भरना पड़ेगा? रीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? DP फॉर ये सारे फॉर्म भर के कहाँ देंगे? DP को देंगे. किसको देंगे? DP फॉरवर्ड दीज टू द डिपॉजिटरी. DP किसको देगा यार? सारे फॉर्म्स डिपॉजिटरी को देगा. किसको देगा? सबसे पहले क्लाइंट ने किसको दिया? DP को. DP ने क्या किया? किसको दिया? डिपॉजिटरी को. डिपॉजिटरी किसको दे रहा है? इशूअर कंपनी को. फिर कंपनी अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने के बाद वापस किसको देगी? DP को. DP किसको बताएगा? डिपॉजिटरी को. ठीक है, अगेन फिर डिपॉजिटरी किसको बताएगा? DP को. और लास्ट में किसको मिलेगा? वो कन्वर्ट होके किसको मिलेगा? बेनिफिशियल ओनर को, जिसने उस प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट डाला है उसको. क्लियर? अब उसका जस्ट अपोजिट कौन सा है? रीमेट. तो जैसा ये था इसमें इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल हो रहा था, इसमें क्या होगा? फिजिकल से नहीं रहे. इसमें फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक था और इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल था. लेकिन ये होता नहीं है अभी आजकल, तो यही होता है. फंजिबिलिटी क्या मतलब? फंजिबिलिटी है नेक्स्ट टॉपिक. ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, पीछे बना ही हुआ है क्वेश्चन. क्या होता है फंजिबिलिटी? फंजिबिलिटी मतलब होता है कि इसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? क्या अपन ट्रांसफर कर. कुछ चीजें फंजिबल होती है और कुछ चीजें फंजिबल नहीं होती. जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेंसिल है, अब मैंने ये पेंसिल इसको दे दी तो ये इसकी हो गई, बराबर है? तो इसको बोलेंगे फंजिबल. क्या बोलेंगे? क्लियर? लेकिन कुछ चीजें फंजिबल होती नहीं है ना. तो यार ये कहे तो इन फाइनेंशियल टर्म्स फंजिबिलिटी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल. जो चीजें इंटरचेंजेबल चलती है, यानी तू ये वाली पेंसिल रख ले, मेरे को वाली पेंसिल दे, चलेगा? यस.
फंजिबल हो जाता है वो, ठीक है। सम फाइनेंशियल एसेट्स आर फंजिबल व्हाइल सम आर नॉट फंजिबल। कौन सी फंजिबल है देखते हैं, क्या होती है फंजिबिलिटी देखते हैं। लैंड इज नॉट फंजिबल, क्या एक जमीन के बदले दूसरी जमीन अपन आराम से ले सकते हैं क्या, नहीं, तो लैंड इज नॉट फंजिबल। फिर करेंसी नोट, करेंसी नोट कैसे रहेगी, फंजिबल रहेगी, यानी अपने पास है तो अपनी, तुमने मेरे को दिया मैडम येलो फिश तो मेरी, बराबर है, यस नो, लाया है, हाँ, फंजिबल, ठीक है। उसके बाद में किसको बोलते हैं फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी